वेलकम टू बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। और आज हम बात करेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ओके, तो चलिए देखते हैं। इन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच देयर आर सेवरल काइंड ऑफ फोर्सेस लाइक मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, विस्कस फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एट्सेट्रा। ओके, तो क्या हो रहा है कि मैक्रोस्कोपिक अप्रोच की बात हो रही है। अभी डिस्कस करेंगे क्या है। कुछ फोर्सेस होते हैं, कौन कौन से? मस्कुलर फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया। ओके, तो ये जो है सारे के सारे फोर्सेस मैक्रोस्कोपिक अप्रोच पे आ रहे हैं। ठीक है, क्या है इसको समझ लेते हैं। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच एक्चुअली क्या है? कुछ क्वांटिटी ऑफ मैटर मान लो हम कंसीडर कर रहे हैं और उस क्वांटिटी ऑफ मैटर में मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है ना, क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम कंसीडर कर रहे हैं और मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो वो जो अप्रोच होती है वो क्या होती है? मैक्रोस्कोपिक अप्रोच होती है। मतलब एक ओवरऑल सिस्टम की हम बात कर रहे होते हैं लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल की बात नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके। सो ये सारे फोर्सेस हमने यहाँ पे कंसीडर किए हुए हैं। कौन कौन से? मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, विस्कस फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। ओके, ये सारे फोर्सेस हैं। और इस आगे बोल रहे हैं ऑल दीज फोर्सेस बिटवीन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स अराइज फ्रॉम टू फंडामेंटल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मतलब जितने हमने ऊपर फोर्स डिस्कस किए हैं सारे के सारे जो फोर्स हमारे वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, कुछ ऑब्जेक्ट्स हम कंसीडर कर सकते हैं जो कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होंगे, है ना। अराइज फ्रॉम फंडामेंटल फोर्सेस, ये सारे के सारे क्या होते हैं? जो फोर्स हम डिस्कस किए ऊपर, दो फंडामेंटल फोर्सेस से अराइज होते हैं। कौन कौन से? ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आगे। ओके, नेक्स्ट है इन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच टू मोर बेसिक फोर्सेस आर। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल लेवल पे जाके। ठीक है, बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पे जाते हैं, ठीक है ना, तब बात करते हैं तो होती है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे दो फोर्स और कंसीडर हो रहे हैं बेसिक फोर्स हमारे। ठीक है, कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सेकेंड है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, तो इन सारे फोर्सेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो है अभी हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। ठीक है, तो चलिए ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हैं। द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। क्या कह रहे हैं? द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन, म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, टू ऑब्जेक्ट के बीच में, बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस, उनके मासेस की वजह से। ठीक है, कैसे? देखिए दो मास हमने कंसीडर किया यहाँ पे, एक मास m1 लिया है और एक मास m2 लिया है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट हमारे पास जिनका मास m1 m2 है, कुछ सेपरेशन पे रखे हुए हैं वो। ठीक है, कुछ सेपरेशन मान लो उनके बीच में क्या r सेपरेशन है। ओके, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होता है, ठीक है, जो फोर्स लग रहा होता है वो अट्रैक्शन फोर्स होता है। और म्यूचुअली यानी दोनों के बीच में आपस में फोर्स लग रहा है, मतलब ये इस पर फोर्स लगाएगा और ये इस पर फोर्स लगाएगा। कौन सा? अट्रैक्शन फोर्स। ओके, मासेस की वजह से लग रहा है, उनकी ऑब्जेक्ट्स के पास क्या है? मासेस हैं। ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कैसा? अट्रैक्शन फोर्स है, म्यूचुअल अट्रैक्शन, मतलब आपस में एक दूसरे पर लगा रहे हैं, कुछ सेपरेशन पर उसको रखा हुआ है। क्या होता है ये फोर्स? फॉर्मूले वाइज जो फोर्स होता है F इक्वल टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ओके, m1 m2 उनके मासेस हैं ऑब्जेक्ट्स के, और r क्या? उनके बीच का सेपरेशन है। तो ये क्या होता है? ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में। ओके ओके, अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक हैं, कुछ प्रॉपर्टी हैं इस फोर्स की, उसको हम डिस्कस करते हैं कि करके। क्या है प्रॉपर्टी? पहला है यूनिवर्सल फोर्स है, मतलब ये जो फोर्स है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ये यूनिवर्सल है, हर जगह लगता है। ठीक है ना, जरूरी नहीं अर्थ पे ही लगे, हर जगह लगता है ये। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, हर जगह लग रहा होता है। किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लिविंग नॉन लिविंग, है ना। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में कहीं भी ये लग रहा होता है आपका फोर्स, इसलिए यूनिवर्सल फोर्स है। दूसरा F प्रोपोर्शनल टू m1 m2, यहाँ फॉर्मूले से भी देख सकते हैं हम लोग। F जो है वो m1 m2 क्या प्रोपोर्शनल है, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट के जो मासेस हैं उनके प्रोडक्ट का क्या है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मासेस का प्रोडक्ट बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, और मासेस का प्रोडक्ट कम होगा तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब जो उनके बीच का गैप है उसकी डिस्टेंस के आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ओवे इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये किसको फॉलो करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। स्क्वायर किसकी? डिस्टेंस के स्क्वायर, और उसके इनवर्स, यानी कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है ये। ओके, नेक्स्ट है लॉन्ग रेंज फोर्स है, यानी कि लॉन्ग रेंज में काम करता है ये, एंड डज नॉट नीड एनी इंटरवेनिंग मीडियम फॉर इट्स ऑपरेशन। मतलब ये हुआ
कि इसके लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। ये बिना मीडियम के भी लग रहा होता है, बस दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए इनके मास m1 m2 कंसीडर हो, ठीक है। तो ये जो है किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट इसको नहीं होती है। नेक्स्ट है, इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज़। मतलब ये हुआ कि अगर दो बॉडी के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स यानी कि ये जो आप ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो आप क्या करो, उन दो बॉडी के बीच में थर्ड बॉडी ला के रख दो, ठीक है, कोई सी भी, लेकिन वो थर्ड बॉडी उन दो बॉडी के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को अफेक्ट नहीं करेगा। जैसे मान लो m1 m2 दो ऑब्जेक्ट थे हमारे पास, इनके बीच में एक फोर्स लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स F, जिसको हमने बोला G m1m2/r², ठीक है। हमने क्या किया, इन दोनों बॉडी के बीच में एक तीसरी बॉडी ला के रखी, सेपरेशन वही है, ठीक है ना। इन दोनों बॉडी के बीच में क्या किया, तीसरी बॉडी को ला के रख दिया, जिसका कुछ भी मास हो सकता है। अब देखा कि दोनों के बीच में जो फोर्स है, पहले जो फोर्स था वही फोर्स आ रहा है, मतलब तीसरी बॉडी के प्रेजेंस का उसके फोर्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये बात इसमें ध्यान रखने वाली है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज़। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स पहले था वही फोर्स क्या लगेगा, अब लगेगा, चाहे बॉडी कितनी भी बीच में आ जाए उसके, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट है सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है, देखिए दो जो बॉडी हमने कंसीडर की हैं, जिसका मास m1 है, इसका मास m2 है मान लो, है ना, इस तरह से इन बॉडी का अपना सेंटर होगा, इस बॉडी का अपना सेंटर होगा, इस बॉडी का अपना सेंटर होगा, इनसे लाइन ज्वाइन कर रही है हमारी सेंटर से। तो जो फोर्स लग रहा होता है बेसिकली वो लाइन ज्वाइनिंग पे लग रहा होता है टुवर्ड द सेंटर्स, है ना। ओके, मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन ज्वाइन हो रही है, ये लाइन ज्वाइन कहाँ से जा रही है, सेंटर से जा रही है ना। और सेंटर वाली लाइन पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, मतलब इसलिए इसको बोल सकते हैं इसको सेंट्रल फोर्स है। तो सेंट्रल फोर्स इसलिए बोला गया क्योंकि जो लाइन ज्वाइन हो रही है बेसिकली वो उनके सेंटर से ज्वाइन हो रही है, और उसी डायरेक्शन क्या लग रहा होता है, फोर्स लग रहा होता है। ये ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करेगा और ये ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव मतलब नेचुरल फोर्स होते हैं हमारे। कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, देखो अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, या अंडर द कंजर्वेटिव फोर्स, तो क्या होगा, मान लो इस ऑब्जेक्ट को मुझे यहाँ से यहाँ ले जाना है। मेरे पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है कि मैं डायरेक्ट इसको ले जाऊँ, एक रास्ता है इसको मूव करा के ले जाऊँ। तो अगर मैं डायरेक्ट इसको यहाँ ले जाता हूँ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स, तो मैंने मान लो कुछ वर्क किया W, सेम वर्क मुझे मिलेगा जब मैं इस रास्ते से टर्न होके जाऊँगा, यानी कि सेम वर्क मुझे मिलेगा जब इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से लेके यहाँ पहुँचाऊँगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि दोनों केसेस में वर्क क्या करना पड़ रहा है हमको, सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडर द कंजर्वेटिव फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में ले जाने में जो वर्क करना पड़ रहा है वो पाथ से इंडिपेंडेंट है। देखिए ये पाथ छोटा है और ये जो पाथ है वो बड़ा है, तो पाथ का फ़र्क नहीं पड़ रहा है उसके वर्क डन पे, पाथ का फ़र्क नहीं पड़ रहा है उसके वर्क डन पे, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर हो रहा है वर्क, ठीक है। तो ये जो वर्क आएगा वो क्या आएगा, दोनों पाथ के लिए क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये पाथ इंडिपेंडेंट वर्क फॉलो कर रहा होता है, ठीक है, अंडर द कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, रखें जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स को समझने के लिए, फॉलिंग ऑफ बॉडी टूवर्ड अर्थ। एक बॉडी है ना, एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ की तरफ गिर रही है, अर्थ की तरफ गिर रही है। ओके, तो वो क्यों गिरती है, देखिए अर्थ क्या करती है, उस बॉडी पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही होती है अपनी तरफ। हालांकि बॉडी भी लगाती है, लेकिन बॉडी का मास काफ़ी कम होता है, अर्थ का ज़्यादा होता है। तो बॉडी के पास क्या होती है, स्पीड आ जाती है, अर्थ के पास ऐसी कोई स्पीड नहीं आती है, ठीक है। तो जो फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है ना, वो कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है बॉडी पे। तो इसलिए बॉडी क्या कर रही है, नीचे आ रही है आपकी, ठीक है। तो फॉलिंग ऑफ द बॉडी किसका एग्जाम्पल है, ग्रेविटेशनल फोर्स का। सेकेंड है मोशन ऑफ मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। जो मून का मोशन है या फिर सैटेलाइट्स जो हैं आर्टिफिशियल अर्थ के अराउंड मूव कर रहे हैं, वो भी क्या एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है ना, ये हमारी अर्थ है और इसके अराउंड क्या हो रहा है, मून या फिर कोई सैटेलाइट घूम रहा है। जैसे मान लो ये कोई सैटेलाइट या मून है, ठीक है, ये इसके अराउंड घूम रहा है। तो क्यों घूम पा रहा है, इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हो पा रहा है, मूव कर पा रहा है। हालांकि ये सर्कुलर मोशन या जो भी मोशन इसका है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसको क्या मिलता है, सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है सैटेलाइट को, इसलिए वो घूम पाता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि मोशन जो हो रहा है मून और आर्टिफिशियल सैटेलाइट का अराउंड द अर्थ, वो क्यों हो पा रहा है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून या फिर अर्थ एंड सैटेलाइट, ठीक है।
तो ये हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ एग्जांपल्स है, जिनकी वजह से हमने एग्जांपल्स को जो है यहाँ पे मैनिपुलेट किया कि हाँ ये ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा होता है हमारा नेचर में। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा, एंड मैंने कोशिश की है सिंपल लैंग्वेज में समझाने की, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।